हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेक्स्ट लेक्चर करने चल रहे हैं। टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक बातें आप लोग से कर लेते हैं। जो भी नए बच्चे आज ऐड हुए हैं, कि जैसे हम कॉम लेवल पे आज बहुत सारे बच्चे ऐड हुए हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिएगा कि जो आपका बी कॉम लेवल का कोर्स है, मीन्स जो आपका स्पेशली एम कॉम से रिलेटेड टॉपिक है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो आने वाले वीक में स्टार्ट हो जाएगा। कि अभी मैं उस टॉपिक को स्टार्ट किया हूँ जो आपका बी कॉम और एम कॉम में दोनों के लिए एक साथ किया जा सकता है। मीन्स दोनों का जो कॉमन टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट कर दिया। और इस संडे को आपका जो टेस्ट होने वाला है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंकिंग, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट होने वाले हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का और बैंकिंग का जो आपका क्लासेज हैं अभी तक हो चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। मनी एंड बैंकिंग का जो कॉलम होगा उसमें पार्ट नंबर 8 से आपका बैंकिंग का क्लास स्टार्ट हुआ है, तो उस क्लासेस को आप देखिए वहाँ से, पार्ट नंबर 8 से। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का तो पूरा क्लास आपको देखना है कि इसका अलग से आपको मिल जाएगा ग्रुप। जो भी क्लासेज अभी तक हो चुकी हैं उस सभी क्लासेस का ग्रुपिंग आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप क्लासेस को देखते जाइए। जिसको भी पीडीएफ अगर चाहिए तो उस क्लास से रिलेटेड तो इन्फॉर्म कर सकता है कि मीन्स व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर देगा, पर्सनली मैसेज करेगा कि सर इस क्लास का पीडीएफ आप हमें दे दीजिए अगर चाहिए तो। ठीक है। और आने वाले समय में आपका सारा टॉपिक हो जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चों का लास्ट क्लास से रिलेटेड डाउट्स था। जैसे हम बोलें कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात किए थे, तो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर प्रोसेसिंग नहीं समझा। प्रोसेस में बेसा आप ये समझिए कि मीन्स जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कई प्रक्रियाओं से होकर गुजर रहा है। जैसे हम एग्जांपल आप ले लें कि जब हम क्लॉथ्स बनाते हैं, कि मान लीजिए हम साड़ी ही बना रहे हैं, तो साड़ी में क्या होता है कि सबसे पहले आपका उसमें क्या होगा कि रेशो का कटाई होगा, फिर उसका कलर किया जाता है, फिर उस साड़ी को क्या किया जाता है कि आप कह सकते हो कि बुनाई किया जाता है। ये क्या हो रहा है कि हर जगह एक एक प्रोसेस में वो कंप्लीट किया जा रहा है। मीन्स उसको जब पूरा फिनिश होने में साड़ी को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कवर होते हैं। फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बच्चों का डाउट्स आ गया, मीन्स एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक में। तो देखिए, जो एक्सट्रैक्टिव में हम बात करते हैं बेटा और जेनेटिक में, तो एग्रीकल्चर में थोड़ा सा दोनों में कॉमन चीज़ है, आप पकड़ नहीं पाए। देखिए, जब हम जेनेटिक में बात करते हैं तो जेनेटिक में होता क्या है कि बीजों को क्या करिए कि आप मिट्टी के अंदर डाल दीजिए और वो अपने से निकलेगा। मीन्स उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वहाँ पे वो नेचुरल चीज़ें हैं कि वो अपने आप निकलेगा। लेकिन जो एक्सट्रैक्टिव में आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आपका फसल तैयार हो जाता है, उस फसल को काट कर फिनिश गुड्स में रेडी करना, ये बात आती है आपके एक्सट्रैक्टिव में। तो एक जरा भी कंफ्यूज मत होइएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेकर टॉपिक को। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए, जिसका आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। मीन्स अगर हम कॉमन बात करें कि बिजनेस का, वो कितने प्रकार का होता है। फिर दूसरी चीज़ कि सर्विस इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम फॉर्म ऑफ बिजनेस पे चल बात कर रहे थे, तो उसको हम देखते हैं। ठीक। हमारा जैसे आज का अगला टॉपिक है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मीन्स हमारा जो अगला फॉर्म होता है बिजनेस का, वो ज्वाइंट हिंदू, जिसको हम संयुक्त साहस बोलते हैं, कि या संयुक्त हिंदू परिवार बोलते हैं, संयुक्त साहस नहीं, सॉरी। ठीक। ये क्या होता है कि इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ गवर्नड बाई हिंदू लॉ। मीन्स इसका जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आपका होता है, ये हिंदू लॉ के द्वारा ये चलता है। और यहाँ पे देखिएगा मेंबरशिप बाय बर्थ। मीन्स अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में किसी को मेंबरशिप लेना है तो वो जन्म से क्या होता है कि उसका मेंबर बन जाता है। फिर बात करते हैं मैक्सिमम मेंबर, नो लिमिट। मीन्स यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। नो एग्रीमेंट रिक्वायर, कोई भी आपको क्या कर सकते हैं कि एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो भी मेंबर होते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है, वाइल द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। जबकि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अब बात है बेटा कि ये कर्ता कौन होता है, तो जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, या हम कहें कि जो परिवार का मुखिया होता है, उसी को हम कर्ता बोलते हैं। मीन्स हेड ऑफ फैमिली इज नोन एज कर्ता। ओनली कर्ता कैन टेक द लोन एंड गवर्न द बिजनेस। मीन्स अगर हम बात करें कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जो भी डिसीजन लेना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता ही ले सकता है।
नो नीड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसका रजिस्ट्रेशन का कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होल्ड बाय कर्ता, मीन्स अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना है बिजनेस से रिलेटेड लेके तो वो कर्ता ही करेगा। कर्ता इज लाइबल फॉर एनी डेब्ट्स, कि अगर कोई भी आपका लोन वगैरह है तो उसके लिए लाइबिलिटीज जो डिसाइड होगी वो कर्ता की डिसाइड होगी। माइनर कैन बिकम मेंबर, देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या है कि माइनर भी इस बिजनेस का मेंबर बन सकता है। ओनली मेल मेंबर कैन द corporations, however, after the death of husband and in the absence of male successor can become corporation। अब यहाँ पे देखिए कि जो बात किया जा रहा है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो मेंबरशिप की बात है, केवल और केवल मेल मेंबर बन सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड, अगर मान लीजिए कि किसी के पति की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में उसकी वाइफ उस बिजनेस की मेंबर बन जाएगी। या हम बोलें कि अगर घर में मेल मेंबर नहीं है तो ऐसे केस में फीमेल, जैसे हम बोले कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके घर में बेटा नहीं है, केवल और उनको बेटी है, तो वहाँ पे जो उनकी बेटी है वो क्या है कि उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाएगी, ठीक है। या किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस केस में वो वाइफ उसमें का मेंबर बन जाएगी, ठीक। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली से रिलेटेड लेके दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक मितक सारा बोला जाता है, दूसरा दया भागा। अब मितक सारा क्या है इसके बारे में देखते हैं। अप्लीकेबल इन होल इंडिया एक्सेप्ट असम, बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा, मीन्स ये मितक सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपका इंडिया में, पूरे इंडिया में अप्लीकेबल होता है सिवाय असम, बंगाल और ओडिशा के कुछ स्थानों को छोड़कर। इसमें क्या होता है, सन गेट्स ऑल द इक्वल राइट्स अलोंग विथ हिज फादर, ही कैन आस्क फॉर ए डिवीजन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी व्हेन ही बिकम्स एडल्ट। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो बेटा होता है वो अपने पिता के ही समान सारे अधिकार को रखता है, और जब वो वयस्क हो जाता है, मीन्स एज ऑफ मेच्योरिटी अटेंड कर लेता है, तो क्या कर सकता है कि अपने पिता से प्रॉपर्टी के डिवीज़न के लिए, मीन्स उसके बंटवारे के लिए बात कर सकता है। ये मितक सारा होता है। दया भाग की अगर बात करें, अप्लीकेबल इन असम, बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा। कहने का मतलब जहाँ पे मितक सारा नहीं चलता है वहाँ पे दया भाग चलता है। इसमें क्या है, सन डज नॉट गेट्स एनी राइट टू इन प्रॉपर्टी विथ बर्थ, मीन्स यहाँ पे जो लड़का होता है उसको प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता है, कि जन्म से उसको अधिकार नहीं मिलने वाला है। ही गेट्स राइट इन प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, मीन्स जब पिताजी की मृत्यु हो जाएगी तभी वो उस प्रॉपर्टी में अधिकार पाने का हकदार होता है, अदरवाइज जब तक पिताजी के जीवित रहने तक वो अधिकार नहीं पाने वाला। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं बेटा। ये क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपुल का कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है, जो क्या करते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। ये अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग कलेक्टिवली, मीन्स अगर कोऑपरेटिव की जब बात करते हैं तो एक कोऑपरेशन वर्ड से निकला हुआ है कि जहाँ पे होता है कि कई लोगों का, मीन्स कुछ लोगों का समूह मिलकर एक दूसरे के लिए कार्य करें, मीन्स एक दूसरे की मदद के लिए कार्य करें, तो आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। बेसिक प्रिंसिपल्स, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। कहने का मतलब इसका जो बिजनेस गवर्न करने का कह सकते हो क्या मेन थीम है, ईच फॉर ऑल मीन्स सभी के लिए, एक जो है एक व्यक्ति वो सभी के लिए, या सभी व्यक्ति एक के लिए, इस तरीके से यहाँ का जो है मेन थीम चलता है। मीन्स इस तरीके से बिजनेस ऑपरेट किया जाता है। इट इज़ गवर्न बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, मीन्स इसके लिए जो अधिनियम है ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 बोला जाता है, और इसमें रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। मीन्स अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस की बात किया जाए, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य है। ठीक, मिनिमम मेंबर 10, मैक्सिमम नो लिमिट। यहाँ पे आपको मिनिमम 10 मेंबर की जरूरत पड़ेगी और मैक्सिमम पे यहाँ कोई लिमिट नहीं है। इट इज़ ए वॉलेंट्री एसोसिएशन, मीन्स ऐच्छिक संस्थान है कि आप जब चाहें आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, कोई यहाँ पे रोक नहीं है। ठीक, ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, मीन्स सबके पास क्या होता है कि एक वोट होता है, कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट, किसी को एक वोट से ज़्यादा अधिकार नहीं मिलने वाला। मीन्स उसका कैपिटल क्या है, इट डजेंट मैटर, कि अगर वो एक लौता इंसान ऐड हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो उसको एक ही वोट करने का अधिकार रहेगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक, सर्विस मोटिव, बेसिकली अगर हम बात करें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, यहाँ पे सर्विस मोटिव का मीन्स सर्विस देने का उद्देश्य होता है, सेवा देने का, प्रोडक्शन की बात नहीं आती है नॉर्मली यहाँ पे बोले। ओनली कैश ट्रेडिंग, यहाँ पे जब भी कोई ट्रेडिंग होगा वो नगद में होगा। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड टू देयर शेयर्स और गारंटी गिवन बाय देम,
कि जो यहाँ पे मेंबर्स का दायित्व होता है वो जितना भी उनका शेयर कैपिटल होगा उसके अनुसार, या अगर वो कोई गारंटी दिए हैं कि उससे अधिक भी, तो उस गारंटी के अनुसार उनकी लायबिलिटीज़ डिसाइड की जाती है। ठीक, माइनर कैन नॉट बिकम मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी माइनर जो है मीन्स अवयस्क मेंबर नहीं बन सकता है। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मतलब हम बहुत सारे फॉर्म्स बोले तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स की यहाँ पे क्या होता है कि जो हम कह सकते हैं कि होल सेलर से प्रोडक्ट परचेज करके यूज़ करने के लिए मीन्स जो इसके मेंबर होते हैं कोऑपरेटिव के उसके उनको दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि होलसेलर से जब आप खरीदेंगे या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, इसका निर्माण किया जाता है कि अपने मेंबर्स को जो लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है उसको चीप रेट पे मीन्स सस्ते रेट पे देने के लिए। ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ मीन्स आप कृषि से रिलेटेड जो भी उपकरण चाहिए या बीज वगैरह चाहिए उसके लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ बनाई जाती है। हाउसिंग कोऑपरेटिव्स कि लोगों को सस्ते दाम पे घर मुहैया करा जा सके उसके लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण होता है। फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स, प्रोड्यूसर मीन्स जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं उनको सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल वगैरह मिल सके, जो प्रोडक्शन के लिए उनको नीड्स है सामानों को वो आसानी से मिल सके, उसके लिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बनाया जाता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मीन्स इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना पड़ता है, इसको बहुत ही आसानी से खोला जा सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जो मेंबर होते हैं इनकी लाइबिलिटी आप भी देखें कि जितना शेयर होता है उस शेयर तक लाइबिलिटीज़ लिमिटेड है, या वो जो गारंटी दी है उससे ज़्यादा नहीं, मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, अब यहाँ डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक बेटा, कि आप भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो वोटिंग राइट है सभी मेंबर्स को एक वोट का अधिकार है, और जब भी नया मेंबर आता है वो सर्वसम्मति से आता है, ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे वो आ जाए। ठीक है। टैक्स एडवांटेज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारे टैक्स एडवांटेज देती है, मीन्स यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता है, एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, यहाँ पे जो आपका कह सकते हैं कि गुड्स मिल रही हैं या सर्विसेज भी मिल रही हैं, यहाँ पे सर्विसेज भी इंक्लूड होते हैं, वो आपको सस्ते दामों पे मिल जाते हैं। फिर अगर इसके डिमेरिट्स की बात करें, लैक ऑफ कैपिटल, यहाँ पूंजी की कमी होती है। अब पूंजी की कमी क्यों होती है ये आप जान लीजिए कि एक कह सकते हैं हम कि एक थोड़ा सा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे बोला गया है इस डिमेरिट्स को, कि बेसिकली पहले क्या होता था कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई जाती थी वो जो कह सकते हैं कि गरीब इंसान होते थे, सो मीन्स एक गरीब तबके के लोग, वो लोग आपसी मदद के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते थे। अब सोचिए कि जो गरीब लोग हैं तो उनके पास उतना तो पूंजी हो ही नहीं सकता, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है कि यहाँ पे कि लैक ऑफ कैपिटल रहता है। फिर कैश ट्रेडिंग, अब यहाँ पे ये भी बोला गया कि नगद में ही होगा, तो अब आप ध्यान दीजिए बेटा कि जो गरीब है मीन्स जिसके पास पैसे की पहले से कमी है वो कैश ट्रेडिंग कैसे कर सकता है, वो तो क्रेडिट पे ही फोकस करेगा। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे क्या है कि लोग प्रेरित नहीं रहते मीन्स किसी चीज़ को करने के लिए, क्योंकि सब क्या है कि जान रहे कि इस यहाँ पे सब अपने अपने में मस्त होने वाले इंसान हैं, कि एक तरीके से कह सकते हो कि सबका क्या मेन उद्देश्य है कि मदद करना, यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग करने की कोई बात नहीं, कि क्योंकि सबको पता है कि हाँ यहाँ पे बिजनेस करके हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे, तो इसलिए कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं रहता है। फिर लैक ऑफ सिक्रेसी, यहाँ पे गुप्तता नहीं रह पाती है, कि अब ऐसा क्यों कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो जो इसका रजिस्ट्रार होता है उसके पास क्या करना होता है कि आपको एनुअल रिपोर्ट भेजना पड़ता है, और यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं सभी लोगों के पास हर इन्फॉर्मेशन रहना जरूरी होता है, इसलिए सिक्रेसी मीन्स गुप्तता नहीं हो पाती है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात आती है, मीन्स जो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दबाव या गवर्नमेंट का दबाव यहाँ पे रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए कि टैक्स एडवांटेज आपको मिल रहे हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फंड्स वगैरह जो होते हैं ये बहुत सारे फंड्स गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, तो जब गवर्नमेंट के द्वारा फंड वगैरह दिया जाता है तो वहाँ पे आप भी जान रहे हो कि हमारे यहाँ राजनीतिक स्थिति जो है कि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आती है। ये रहा आपका बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलने वाले हैं तो वहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मीन्स पार्टनरशिप, फिर आपका जो कह सकते हो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे एक बार फिर से हम आप लोग से यही बोलेंगे बेटा, जो नए बच्चे ऐड हुए हैं वो ज़रा भी परेशान नहीं होंगे, खासतौर से एमकॉम वाले काफ़ी मतलब परेशान है कि अभी जो उनका बीकॉम लेवल का टॉपिक है, मीन्स जो सब्जेक्ट वो बीकॉम में पढ़े हुए हैं स्पेशली उसके क्लासेस नहीं स्टार्ट हुए हैं, तो आपका सारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा टाइम रहते। बस आप धैर्य बनाए रखिए, क्लासेस को देखते रहिए, कहीं पे आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।